नमस्कार दोस्तों। रिट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन के 2-3 वीडियो हमने बना लिए थे, जिसमें वेटलैंड के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो वन क्षेत्र है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे कि मरुस्थल का जो आपके टॉपिक है, मरुस्थल के टॉपिक में क्या क्या सम्मिलित है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है मरुस्थल, जिसे डेजर्ट बोलते हैं। तो ये जो डेजर्ट होता है, इस डेजर्ट को अपन पूरे विश्व के लेवल पे और इंडिया में जो डेजर्ट है उसके आधार पर 2 वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है शीत मरुस्थल। अगर तापमान के आधार पर देखें तो तापमान के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपके उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और तीसरा है शीत मरुस्थल। तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो अपन वीडियो होगा इसमें अपन देखेंगे कि विश्व के मरुस्थल। तो आज इसमें हम देखेंगे विश्व के मरुस्थल। और जो दूसरा वीडियो होगा वो है भारत का मरुस्थलीय भूभाग, जिसमें राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है, थार मरुस्थल, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब ये जो मरुस्थल क्षेत्र है, ये मरुस्थल होता क्या है? मरुस्थल ऐसा स्थलखंड होता है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम का मतलब ये है कि वर्षा आपके 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ऐसी स्थलाकृति जहां वर्षा बहुत कम होती है, क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है। यानी वो क्षेत्र क्या होगा? शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। तो उसे किसमें रखते हैं? मरुस्थल में रखते हैं। शुष्क या अर्ध शुष्क, शुष्क या अर्ध शुष्क भाग जो स्थलाकृति होते हैं उन्हें मरुस्थल कहते हैं। शुष्क जो क्षेत्र होगा वहां पे वर्षा जो होगी 0 से 25 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है। एक वर्ष में इतनी वर्षा होती है। मरुस्थल को हम 3 कैटेगरी में तापमान के आधार पर वर्गीकरण। तो तापमान के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपके शुष्क या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थल, और तीसरा है शीत मरुस्थल। तो मरुस्थल को तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा है? शुष्क या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थल और तीसरा है शीत मरुस्थल। इन 3 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले अपन बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं, ये मरुस्थल ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। इन्हीं को वास्तविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक मरुस्थल भी कहते हैं। इन्हें वास्तविक मरुस्थल कहते हैं। वास्तविक मरुस्थल इन्हें कहते हैं। इसका कारण क्या है कि यहां पर बालू की अधिकता पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? बालू मिट्टी की अधिकता यहां पर होती है, इसलिए इन्हें वास्तविक मरुस्थल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालू मिट्टी की अधिकता होती है।
ये जो मरुस्थल होते हैं, ये मरुस्थल जो महाद्वीप होते हैं उनके पश्चिमी भाग जो है वहां पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जैसे थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण अगर की बात करें तो थार मरुस्थल, इसके अलावा कालाहारी अरब का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ये जो मरुस्थल हैं ये किसमें शामिल होते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। यहां पर बालू मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल जो है ये महाद्वीपों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? महाद्वीपों के मध्य भाग में। महाद्वीप जितने भी होते हैं उनके मध्य भागों में ये मरुस्थल जो है पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है गोबी मरुस्थल। और ये गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन का जो भाग है वहां पर पाए जाते हैं। मंगोलिया व चीन, यहां पर ये मरुस्थल पाए जाते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल जो होते हैं यहां पर ज्यादातर भाग जो क्या है? पथरीला मरुस्थल यहां पर पाया जाता है। यानी यहां पर पत्थर पाए जाते हैं। वर्षा यहां पर कम होती है। और इनको किस आधार पर बांटा है हमने? तापमान के आधार पर 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया है। तीसरा आपके है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो है ये पहाड़ी वाले इलाकों में पाए जाते हैं और महाद्वीपों के ये दक्षिणी भागों पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के कौन से भागों में? दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। यहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। अत्यधिक ठंड यहां पर पाई जाती है और यहां पर पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतीय जो भाग हैं जैसे उदाहरण के रूप में लद्दाख में भी वर्षा काफी कम होती है। इसके अलावा अंटार्कटिका ये भाग कौन से हैं? शीत मरुस्थल में आते हैं। और यहां पर क्या पाए जाते हैं? अधिकतर चट्टानी पर्वत जो हैं ये पाए जाते हैं। वर्षा यहां पे काफी कम होती है और अत्यधिक ठंड यहां पर पड़ती है। तो हमने तापमान के आधार पर मरुस्थल को 3 कैटेगरी में बांटा है: उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। ये 3 इसके भाग। विस्तार की बात करते हैं। मरुस्थल का जो विस्तार है वो अगर पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश है आपके। 0 डिग्री अक्षांश या भी इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये मरुस्थल ज्यादातर पाए जाते हैं। कहां पर? 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। तो ये 0 डिग्री है आपके। यहां से 15 और 30 डिग्री, 15 डिग्री और 30 डिग्री, इन भागों के बीच में सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार कहां हो जाएगा? 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व
दक्षिणी अक्षांश। यहां पर मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा होता है। यह तो हो गया विस्तार की बात। अब बात करते हैं मरुस्थल किस कारण बनते हैं। मरुस्थल के कारण, मरुस्थल निर्माण के कारण। मरुस्थल निर्माण का कारण क्या है? मरुस्थल निर्माण का कारण यह है कि वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है इसका मतलब यह है कि वहां पे आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो कम होंगी। तो पहला कारण वर्षा कम होने का कारण क्या है? आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव। आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव। दूसरा है प्रति चक्रवातीय दशाएं। प्रति चक्रवातीय दशाएं। तीसरा हो सकता है किसी अवरोध के कारण, जैसे जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो अरावली के कारण, अरावली उसमें एक अवरोध का काम करती है जिससे वहां पे वर्षा नहीं होती है, और जो हवाएं चलती हैं, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, वर्षा जो लेके आती हैं, नमी लेके आती हैं, वो उसके समांतर निकल जाती हैं, इसलिए कोई अवरोध वो उत्पन्न नहीं कर पाता। इसलिए हवाएं जो है वो आगे जाके हिमालय से टकराती हैं, और राजस्थान का जो पश्चिमी वाला भाग जो है वो क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो आर्द्रता युक्त हवाएं जिसके कारण वर्षा नहीं होती, या फिर तीसरा आपकी क्या है? ठंडी जलधाराओं के कारण। निर्मित बर्फीली जो वर्षा होती है ठंडी जलधाराओं के कारण निर्मित बर्फीली वर्षा। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण मरुस्थलों का निर्माण होता है। अब हम जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों का यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम से समझेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप में मुख्य मुख्य मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं मरुस्थल जो आपके 5 महाद्वीप हैं उनका, और फिर हम विस्तार से जो 7 महाद्वीप हैं उनका हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से इसको। अब देखिए ये विश्व के जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में कौन कौन से मुख्य मरुस्थल पाए जाते हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो यूरोप। यूरोप में सामान्य रूप से कोई मरुस्थल नहीं है, तो इस यूरोप को अपन छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं एशिया की। एशिया में गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। चीन और मंगोलिया में कौन सा है? गोबी मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो कि पाकिस्तान और भारत में है। थार का मरुस्थल कहां पे है? पाकिस्तान में, पाक व भारत में इसका विस्तार है, और भारत में इसके राजस्थान के लगभग 13 जिले इसमें शामिल हैं, जबकि आपके पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के जो इलाके हैं, गुजरात, ये इसमें के जो स्टेट हैं ये भारत में आते हैं। अब बात करते हैं ईरान। ईरान में देखो 2 मरुस्थल है, दई ई कबीर व दई ई लूट। ये कबीर और लूट कहां पे है? ईरान में। अरबी मरुस्थल जो खाड़ी देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यहां पर अरबी मरुस्थल पाया जाता है। तो हमने देखा कि एशिया में गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, दई ई कबीर, दई ई लूट और अरबी मरुस्थल यहां पर मिलता है। यहां पर ये मरुस्थल पाए जाते हैं। यूरोप में आपके कोई भी मरुस्थल नहीं। फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कालाहारी और सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल और कालाहारी दोनों ही दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल
यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसे बुशमैन कहते हैं। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बुशमैन कहते हैं। ये क्या काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है वो क्या कहलाती है? बुशमैन कहलाती है। अब है अंटार्कटिका व आर्कटिक मरुस्थल। उत्तरी भाग, पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर काफी अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए ये भाग भी मरुस्थल में आता है। तो यहाँ अंटार्कटिका मरुस्थल दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जबकि उत्तरी ध्रुव की तरफ आर्कटिक मरुस्थल पाया जाता है। अब बात करते हैं आपके उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल है कोलोराडो मरुस्थल। कोलोराडो मरुस्थल कहां पर है? यूएसए में है। कोलोराडो मरुस्थल कहां पर है? यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में दो मरुस्थल मुख्य रूप से हैं, पेटागोनिया मरुस्थल और दूसरा है अटाकामा मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना और चिली में है, और अटाकामा चिली और पेरू में है। हालांकि ये जो देश हैं ये इस भूभाग है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पेटागोनिया और अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली और पेरू में। पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है, जबकि अटाकामा मरुस्थल जो है चिली और पेरू में। तो ये वाला जो भाग है ये शीत मरुस्थल में आता है, ये भी आपके शीतोष्ण में आएगा। जबकि ये वाला जो भाग है ये कहां पर पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय भूभाग में पाए जाते हैं। ये शीत मरुस्थल में आएगा, ये ऊपर नीचे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मरुस्थल कहां पर पाया जाता है। इस प्रकार से आप अगर पूरे विश्व का जो महाद्वीपीय जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाकर जब आप इसको याद करोगे तो ये आपके आसानी से याद हो जाएंगे। और ये मुख्य मरुस्थल यही है, ज्यादा डिटेल में आपको इनको पढ़ना नहीं है। कौन सा मरुस्थल कहां पर है ये आपको देखना है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे राजस्थान का जो मरुस्थलीय भूभाग है उसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।